आधी गूंगी बहू। ये कहानी है कानपुर शहर की, जहाँ एक मोहल्ले में गुप्ता जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। गुप्ता जी के 2 बेटे और 1 बेटी है, जिसमें से बड़ा बेटा महेश कानपुर में सिंचाई विभाग में कार्यरत है। उसकी पत्नी रितु सुंदर, सुशील और गृह कार्य में बहुत अच्छी है। वो ससुराल में सभी का बहुत ध्यान रखती है। गुप्ता जी का छोटा बेटा सुरेश बिजली विभाग में अभियंता के रूप में कार्यरत है। मुझे लगता है अब हमें सुरेश की भी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही मैरिज ब्यूरो में जाकर बात करता हूँ। कुछ दिन बाद खाने के टेबल पर, सुरेश, मैंने तुम्हारे लिए शादी का एक रिश्ता देखा है, तो हम सोच रहे हैं कि इस रविवार हम लड़की वालों को घर बुला ले। मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे, अभी शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? तुम्हारी भी उम्र हो रही है। तुम्हारी बात तुम्हारी बहन की भी तो शादी करनी है। देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं इस रविवार को लड़की वालों को अपने घर बुला रहा हूँ, तो इस रविवार किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम मत रखना। आप लोगों ने मुझसे पूछे बिना शादी की बात की क्यों? ये मेरी जिंदगी है। तब महेश सुरेश को डांटता है। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम पापा से? हैं? वो जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए तो कर रहे हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी मर्जी से ही शादी करूंगा। ये कहकर सुरेश खाने के टेबल से उठ जाता है। कुछ दिनों बाद एक शाम घर की घंटी बजती है। अरे बहू, देखना तो जरा कौन आया है। जी मम्मी जी, देखती हूँ। रितु दरवाजा खोलती है और एकदम से चौंक जाती है। भैया, आप? और ये कौन है? दरवाजे पर सुरेश एक लड़की के साथ खड़ा होता है। दोनों के गले में वरमाला और लड़की की मांग में सिंदूर होता है। बहू की आवाज सुन मिसेस गुप्ता भी दरवाजे पर आ जाती हैं। सुरेश, ये लड़की कौन है? मम्मी, इसका नाम रीचा है और हम दोनों ने शादी कर ली है। ये सुनकर मिसेस गुप्ता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। हाय राम, ये लड़का तो समाज में नाक कटाया। अरे, ये तूने क्या कर दिया बेटा? मम्मी, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन आप जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और कराना चाहते थे और कोई रास्ता ना मिलने पर हम दोनों ने ये कदम उठाया। आप लोग बस हमें आशीर्वाद दे दीजिए। सुरेश के इस फैसले से पूरे घर में कोहराम मच जाता है। सभी लोग सुरेश से बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन अपने बेटे को आखिरकार अपना ही लेते हैं। धीरे धीरे समय के साथ गुस्सा शांत हो जाता है और वो सुरेश को माफ भी कर देते हैं, लेकिन रीचा के लिए उनकी नफरत कम नहीं होती। घर के सभी लोग रीचा को बस नापसंद करते हैं और हमेशा उसकी हर चीज को अनदेखा करते हैं। और शादी करी भी तो कम से कम किसी ढंग की लड़की से करता। क्या इस आधी गूंगी को हमारे सर लाकर बिठा दिया? ना जाने सुरेश को आखिर इस अंधी में क्या दिखा। घर का ऐसा माहौल देख धीरे धीरे रितु का भी व्यवहार घर वालों के प्रति बदलने लगा। सच्चाई ये थी कि जिस तरह सास छोटी बहू को पसंद नहीं करती थी, उसी तरह रितु भी अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। उसे बस घर की मालकिन बनना था, लेकिन सास ससुर के होते हुए उनके सामने रितु की घर में एक नहीं चल पाती और रीचा के आने से उसे अपने दिल की पूरी करने का मौका मिल गया था। छोटी तो आधी गूंगी है, क्यों ना अब मैं घर में इसकी छवि खराब कर अपने पति के साथ जायदाद का बंटवारा कर लूं, फिर आराम से रानी बनकर रहूंगी। रीचा भले ही देख या बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो घर के हर काम में सर्वगुण संपन्न थी। एक दिन रीचा खाना बना रही थी, तब रितु ने रसोई में काम करते हुए शांति से उसकी सब्जी में मिर्च डाल दी, जिस पर जैसे ही सबने खाना शुरू किया तो पहला निवाला मुंह में डालते ही एकदम से मिसेस गुप्ता चिल्लाई, हे भगवान, ये क्या बना दिया तूने? हमारा तो पूरा मुंह जला दिया। अब क्या चाहती है कि हम लोग भी खाना ना खाएं? इतनी तेज मिर्च डाली है कि मुंह से आग निकल जाए। यहाँ तो शांति से खाना खाना भी मुश्किल है। अब से तू खाना नहीं बनाएगी। हमें वैसे भी तेरे हाथ का खाना पसंद नहीं। हम बड़ी बहू से ही खाना बनवा लिया करेंगे। बड़ी बहू, कल से तुम ही खाना बनाया करना। रितु मन ही मन खुश तो बात हुई, लेकिन रीचा बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने खाने में मिर्च नहीं डाली है। परंतु उसको ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि उससे तेज मिर्च पड़ कैसे गई। समय बीतता गया। रितु कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ रीचा को परेशान करती, जिससे पूरे परिवार में रितु की पहले से बिगड़ी छवि
और ज्यादा खराब हो गई। अब तक उसे समझ में आ गया था कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। उसे बस घर में प्यार और शांति चाहिए थी। दिन बीतते हैं और एक दिन, सुनो भाई, आज चुटकी के लिए एक रिश्ता आया है। मैं सोच रहा हूँ कि लड़का अच्छा है, अच्छा काम करता है और अच्छे परिवार से भी है, तो क्यों ना इसकी शादी भी तय कर दी जाए। हाँ, ये बात तो सच है। अगर लड़का अच्छा है तो शादी कर दी जाए, हम लोग भी अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। मिस्टर गुप्ता ने ये सारी बात खाने पर दोनों भाइयों को बताई और कहा कि तुम दोनों भाइयों को ही इस शादी को संभालना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। दोनों भाई खुशी खुशी तैयार हो गए। शादी तय हो गई। शादी में मिसेस गुप्ता ने अपनी बेटी के लिए सोने के गहने बनवाए, लेकिन उन्हें देख रितु के मन में लालच आ गया। वाह, कितने सुंदर गहने हैं। मेरी शादी पर तो सासू माँ ने ऐसे गहने नहीं दिए थे। अब तो इन्हें मैं ही रखूंगी। ऐसा सोच रितु वो सारे असली सोने के गहने हटाकर उनकी जगह नकली गहनों को रख देती है। जिसके बाद जैसे ही वे गहने फंक्शन में सबके सामने आते हैं, तो लड़के की माँ उन गहनों को देखते ही एकदम से हाथ में उठा लेती है। ये तो बहुत हल्के हैं, लग रहा है मानो नकली हो। उनकी बात सुन मिस्टर गुप्ता भी उन गहनों को हाथ में उठाते हैं और उन्हें भी कुछ शक होता है, लेकिन अब वो भी कुछ बोल नहीं पाते और ये बात फंक्शन में आए लोगों के सामने उनकी बेइज्जती का विषय बन जाती है, जो ऋचा से सहन नहीं होता और वो इशारे से सुरेश को सब बता देती है कि उसने भाभी को क्या बोलते सुना। पहले तो सुरेश उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर वो भाभी की सारी बातें उसे बताती है, जिसके बाद वो सब कुछ अपने मम्मी पापा को बता देता है। मुझे यकीन नहीं होता कि रितु बहू ऐसा कर सकती है। माँ, ऋचा भी झूठ क्यों बोलेगी? उसे ये सब करके क्या मिलेगा? घर में सबके बीच लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद आखिर में गुस्से में महेश अपनी पत्नी को सच्चा साबित करने के लिए उसके सामान की तलाशी के लिए तैयार हो जाता है, जिसे रितु रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके सामान की तलाशी ली जाती है तो सारे असली गहने वहीं से निकलते हैं, जिसे देख महेश का सर झुक जाता है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे तूने अपने ही घर में चोरी की। उसी दिन से मिसेस गुप्ता का नजरिया बदल जाता है और रितु के दिल की बात भी पूरी हो जाती है। अब घर का बंटवारा हो जाता है, जिसमें सास ससुर छोटे बहू बेटे के साथ रहते हैं और अब वो ऋचा को उसका पूरा सम्मान और प्यार भी देते हैं।